हेलो एंड वेलकम टू द शो। मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुका है, दैट इज ओबेसिटी। एंड टुडे वी हैव विद अस द लीडिंग बेरियाट्रिक सर्जन ऑफ दिल्ली, डॉक्टर दिनेश ठाकुर। हेलो सर एंड वेलकम टू द शो। Thank you. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Sure. सर, ओबेसिटी एक्चुअली होता क्या है? द जनरल पब्लिक वांट्स टू नो अबाउट दैट। ओबेसिटी या मोटापा जनरल टर्म में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बॉडी में चर्बी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे मोटापा या ओबेसिटी कहा जाता है। मेडिकल टर्म में अगर हम बात करें तो उसे हम डिफ़ाइन करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से। अगर बॉडी मास इंडेक्स 24.5 से कम है तो वो एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। अप टिल 29.5 ओवरवेट कहलाता है और अबव 30 उसे ओबेसिटी कहते हैं। और ये एक इतना बड़ा इशू क्यों बन चुका है आज की डेट में? ओबेसिटी आज के टाइम में इतना इशू इसलिए बन चुका है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है। फिज़िकल एक्टिविटी रही नहीं है, डाइटरी इंटेक बहुत फॉल्टी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नींद बहुत ज़्यादा घट गई है एंड ऑल दीज थिंग्स हैव लेड टू अ हार्मोनल इम्बैलेंस इन अ बॉडी व्हिच कॉजेज ओबेसिटी। So is it only the diet and lack of exercise which causes obesity? कि इसके अलावा are there any genetic implications as well? अमूमन देखा गया है कि यूजुअली डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज ही कारण होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं एंड फेमिलियल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। फेमिलियल और जेनेटिक कॉज में ये फ़र्क है, जेनेटिक कॉज का मतलब है जो हमारे डीएनए में लिखा हुआ है और फेमिलियल का मतलब है कि जो मेरे पिताजी खा रहे थे मैं भी वही खा रहा हूँ। ऑल जेनेटिक नहीं है लेकिन फेमिलियल है, परिवार खा रहा है मैं भी वही खा रहा हूँ, परिवार एक्सरसाइज नहीं करता मैं भी नहीं करता, इसीलिए फेमिलियल कहलाता है। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बीएमआई के बारे में बताया कि 29.5 से ऊपर जो बीएमआई है उसमें उसे ओबेसिटी कहते हैं बेसिकली। सो हाउ डू वी कैलकुलेट बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है जिसमें वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। तो बॉडी वेट इन केजीज एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, उसका एक रेशियो निकाला जाता है। उसका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं ओवरवेट क्या है और ओबेसिटी क्या है। अगर वो उसका रिजल्ट 29.9 से ऊपर आ रहा है तो वो ओबेसिटी कहलाएगा। 29.9 टिल 34.5 इज़ क्लास 1 ओबेसिटी, 35 to 39.9 is class 2 obesity and above 40 is class 3 obesity. सर, ओबेसिटी के साथ सबसे कॉमन रिस्क्स क्या होते हैं? जो वर्ल्ड की टॉप 3 बीमारियां जो आज टाइम पे जो WHO जिसे कहता है वो है हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ और कैंसर्स। उन तीनों का एक कॉमन कारण है मोटापा, ओबेसिटी। तो ये तीन तो क्लियर हो गया कि हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ और कैंसर्स रिस्क फैक्टर्स बन जाते हैं अगर आप ओबीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर जनरल पॉपुलेशन मिस कर देती है, जैसे इनफर्टिलिटी, बांझपन। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ा रीज़न है एक ओवरवेट होना। बहुत सारी फीमेल्स इसीलिए कंसीव नहीं कर पाती कि उनका वेट इज़ वे अबव देयर नॉर्मल वेट। देन जो अक्सर आज आप सुनते हैं लोगों के घुटने घिस गए, पीठ दर्द होना, वो सब है ओवरवेट के कारण। जॉइंट्स का एक लिमिट है वेट बेयरिंग की, वंस दैट वेट बेयरिंग लिमिट इज़ क्रॉस्ड जॉइंट्स घिसना शुरू हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टू आर्थराइटिस, इसलिए जॉइंट इश्यूज़ भी आ जाते हैं। देन डायबिटीज़ जो आज टाइम बहुत कॉमन है वो अगेन ओबेसिटी से होती है। हाई बीपी अगेन ओबेसिटी से होता है। स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जिन लोगों में ओबेसिटी होती है। तो ये सब कॉमन चीज़ें जो ओबेसिटी के साथ में ही आती हैं। सर, इतना वेट लूज करना और ये मेंटेन करना लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? इन माय प्रैक्टिस जो मैंने ये देखा है कि वेट लूज़ करना चैलेंज नहीं होता, उसको लूज़ के मेंटेन करना चैलेंज है। लूज़ सभी कर लेते हैं, आप 4-5 दिन डाइट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, मोटिवेटेड रहोगे, यू विल लूज़ वेट, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि वो सेम लाइफस्टाइल कोई कंटिन्यू कर नहीं पाता। तो इसके कॉमनेस्ट रीज़न यही है कि हम लोग अपने काम में और दिनचर्या में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारी हेल्थ एक लास्ट प्रायोरिटी बन चुकी है। हमारा प्रायोरिटी हेल्थ रही नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है मैं ज़्यादा काम कर लूँ, मैं थोड़ा और इन्जॉय कर लूँ, मैं नाइट आउट्स इन्जॉय कर लूँ, मैं पार्टी इन्जॉय कर लूँ। नन ऑफ अस आर फोकस ऑन मेंटेनिंग आवर हेल्थ। वर्कआउट इज़ लाइक समथिंग विच हैपन्स एज अ वीकेंड रिचुअल, कि वो हम संडे में कर लेंगे, कि 5 दिन मैं बिजी हूँ, संडे एक्सरसाइज कर लेंगे। वॉकिंग रही नहीं है। नीयरेस्ट जाने के लिए भी हम स्कूटी निकाल लेंगे, कहीं जाना है उसके लिए हम कैब बुला लेंगे। मोर ओवर वॉकिंग स्पेसिस भी नहीं रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्क्स आर एनक्रोच्ड दीज डेज। तो एक वो चैलेंज भी हो गया है मेट्रोज़ में। सेकेंडली, जब वेट बढ़ना शुरू हो जाता है देन हार्मोनल इम्बैलेंस इतना बॉडी में शुरू हो जाता है कि हमारी बॉडी इटसेल्फ स्ट्रेस हार्मोन बिल्ड करना शुरू कर देती है। स्ट्रेस हार्मोन से अगेन फैट डेफिशिएंसी बढ़ जाता है एंड दैट साइकिल कंटिन्यूज। मोटापा स्ट्रेस को लाएगा, स्ट्रेस मोटापे को लाएगा। तो ये चीज़ें अक्सर जो जिसमें वेट लॉस होता नहीं है, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा, अगेन आप बाउंस बैक करोगे और फिर और वेट बढ़ जाएगा।
ये अक्सर कॉजेज रहते हैं जिसमें लोग वेट लूज कर नहीं पाते या मेंटेन नहीं कर पाते. So you mean to say we should not go in for the crash diets and the fat diets? Absolutely. The best thing to follow is a balanced diet and a good healthy lifestyle, which includes workouts, walking, jogging, running, which is a very simple way of maintaining your body weight. चलो, ये तो हमने बात करी ग्लोबली जो वेट गेन हो रहा है, बट इंडिया में भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक इंडिया इज नाउ द लीडिंग हैज द लीडिंग पॉपुलेशन इन ओबेसिटी. Yes. ह्यूमन बॉडी जेनेटिकली जो बनी हुई है उसी के लिए उसी की डाइट भी बना हुआ है. इंडियंस आर नॉट डिजाइंड genetically for high fat and low fiber diet. We were always a vegetarian society, and now since the fiber intake is very less and the fat intake is very high, we are all gaining weight in a very fast manner. तो इसीलिए ओबेसिटी बढ़ गई है. सेकेंडली, एज आई जस्ट टोल्ड यू, लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गए हैं. People are now into that like 9 to 6 work hour routine, no workouts, and that is the commonest reason for obesity, which is like it is booming in India. सर, यूजुअली लोग कहते हैं कि हम तो खाते पीते घर से हैं एंड दैट इज मोटा होना इज बेसिकली खाते पीते घर की निशानी होना. सो इज दैट फैक्ट और अ मिथ? Obviously it is not a fact. People do feel privileged when they are overweight, they feel bulky, they feel like bigger than other people around them. But unfortunately, anything which is over and above your normal body weight is always harming you only. If you are overweight, you are at risk of developing diabetes, at risk of developing hypertension, at the risk of developing cancers. Overweight is fine, but some people think I am active, मैं overweight हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट ट्रू. द लीनर यू स्टे, जितने आप लीन रहेंगे उतने आप सुखी रहेंगे इन टर्म्स ऑफ डिजीजेज. सर, ओबेसिटी को अब एक डिजीज़ माना जाता है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? Pre 2024, obesity was not recognized as a disease in India. Post January 2024, it has been recognized, and the reason behind it is that ये देखा गया कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उन्हीं लोगों में हैं जो सिर्फ ओबीज हैं. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, जॉइंट इश्यूज़, इनफर्टिलिटी, लिवर इश्यूज़, फैटी लिवर, तो ये उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो बहुत ओबीज होते हैं. लीन लोगों में चीज़ें बहुत रेयरली पाई जाती हैं. इवन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोग, जिन लोगों की पारिवारिक हिस्ट्री भी है डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की या स्ट्रोक की, और जो खुद पतले रहते हैं उन लोगों में वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. और जो मोटे रहते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है, उन लोगों में चांसेस रहते हैं डेवलप होने के डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक वगैरह के. इसीलिए ओबेसिटी को अब एक डिजीज़ में काउंट किया जाता है. थैंक यू सर. आपने बहुत सारे डाउट्स लोगों के आई थिंक क्लियर किए हैं रिगार्डिंग ओबेसिटी, बट आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये जानना कि इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं. ओके, सो जब भी हम बात करते हैं ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए, तो सिंपल सा एक 3 तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जिसको बेसिकली हम एन्यूमरेट कर सकते हैं. वन इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट आएगी. सेकेंड इज़ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड थर्ड इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स. तो लाइफस्टाइल चेंजेस, एज यू ऑल अंडरस्टैंड, अच्छा खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, हाई फाइबर लो फैट डाइट खाइए, टाइम पे सो जाइए, रेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए. इज़ अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग योर बॉडी वेट और लूजिंग ओबेसिटी. बट एज आई ऑल्सो टोल्ड यू इन जस्ट अ वाइल अगो, बहुत प्रतिशत लोग ये काम कर ही नहीं पाते हैं बिकॉज समय की बहुत दिक्कत है और मे बी विल पावर की भी दिक्कत है एक तरह से, आई थिंक. तो सेकेंड कम्स मेडिकल ट्रीटमेंट, जो आपने आजकल लेटेस्ट ड्रग्स सुनी होंगी आपने, ओजेम्पिक एंड मंजारो एंड वीगोवी. इन चीज़ों का बहुत बूम है आजकल. बट इजंट ओजेम्पिक कॉजिंग अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स एज वेल? यस, बेसिकली ऑल दीज मेडिकल ट्रीटमेंट्स मेंट फॉर लॉस ऑफ वेट, ये सब बेसिकली बनती डायबिटीज़ के लिए. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ ये साइंटिस्ट ने पाया कि इनमें से वेट लॉस भी होता है. Although it was not a significant weight loss, but still these drugs are being marketed for weight loss. And जिन लोगों को वेट लॉस करना है, जो समय नहीं निकाल पा रहे, उन लोगों के लिए एक बहुत ग्लैमरस एक तरीका लगता है कि हाँ यार, इंजेक्शन लगा लेंगे, गोली खा लेंगे, वेट घट जाएगा. बट isn't it कि ये ड्रग्स जो हैं कुछ हद तक बैन भी हो चुकी हैं? ओजेम्पिक, यस, ओजेम्पिक के ऊपर एक $2 बिलियन का कोर्ट केस चल रहा है यूएस में, बिकॉज उसमें ये पाया गया था कि ओजेम्पिक ब्लाइंडनेस करती है और पेट की पैरालिसिस करती है. तो अभी तक वो बैन तो नहीं हुई है, लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी सिंस FDA इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग पेशेंट सेफ्टी, काफ़ी चांसेस है कि वो यूएस में तो बैन हो जाएगा.
Okay. इंडिया में वी डोंट हैव एनी रेगुलेशन, सो एज लॉन्ग एज पीपल आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, उन्हें खुद मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इंडिया में वो चलता रहेगा। लेकिन पेशेंट्स को Ideally, it is मालूम, not safe. एनी काइंड ऑफ केमिकल यू पुट इन योर बॉडी हैज़ टू हैव इट्स साइड इफेक्ट्स। अगर आप पैरासीटामोल भी खाते हैं फीवर के लिए, उसका भी एक लीवर पे इम्पैक्ट आता है। आप 4 ग्राम पैरासीटामोल खा लें, लीवर फेलियर में चला जाएगा। तो एवरी केमिकल जो बॉडी में जा रहा है उसका एक नफ़ा है तो नुकसान भी है। तो फॉर द वेरी सेम रीज़न कोई भी मेडिसिन आप खाएंगे उसका एक, अगर आपको लगता है फ़ायदा है तो नुकसान भी होना ही है उसका। So what is the safest option that हमारे को ऑप्ट करना चाहिए, I mean पेशेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए? Safest I would say will be lifestyle modification if you can do it. Okay. But But I think that is not possible. हर Yes. किसी के लिए नहीं है वो possible. उसका एक रीज़न ये है कि जब आपका BMI एक सर्टन लेवल से आगे चला जाता है, लेट्स से 35, उसके बाद आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको हेल्प करेगी नहीं। आप इतना बॉडी वेट लेके एक्सरसाइज करने जाएंगे तो यू विल डैमेज योर Knees, स्पाइन, yeah. नीज, एंड चांसेस ऑफ फॉल एंड गेटिंग इंजर्ड इज वे टू हाई। ऊपर से अगर आप इतना बॉडी वेट लेके एक्सरसाइज करेंगे तो कार्डियक जो आपका इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, तो चांसेस ऑफ कार्डियक फेलियर वाइल एक्सरसाइजिंग ऑल्सो इंक्रीजेज। Okay. At BMI of 35, bariatric surgery is a good option. Many people also believe that bariatric surgery should be last option, but अभी हम डिस्कस करेंगे why it should not be the last option. बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या क्या चीज़ें आती है सर? बैरिट्रिक सर्जरी में 2 सिंपलेस्ट जो टेक्निक्स वो होती हैं, उसमें एक होती है रिस्ट्रिक्टिव टेक्निक जहाँ पे हम खाने की इंटेक को कम कर देते हैं, उसे हम कहते हैं स्लीप सर्जरी, जहाँ पे पेट का साइज छोटा कर दिया जाता है। और सेकंड टेक्निक होती है मैल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, जहाँ पे आप कुछ भी खाएंगे बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसे हम कहते हैं बाईपासेस, गैस्ट्रिक बाईपास, और अलग अलग तरह के बाईपास होते हैं, पर दे आर यूजुअली ऑल मैल एब्जॉर्प्टिव। ओके। एंड ये सर्जरीज जो होती हैं ये ओपन सर्जरीज होती हैं कि लैप्रोस्कोपिक, आई मीन दूरबीन से की जाती है, कैसे की जाती है ये सर्जरी? आज के समय पे कोई भी सर्जरी ओपन सर्जरी नहीं की जाती until unless there is a medical indication for that. ओके। बहुत रेयरली ओपन सर्जरी की जाती हैं। बैरिट्रिक सर्जरी आज के टाइम पे डे केयर सर्जरी बन चुकी है। डे केयर सर्जरी मतलब है सुबह पेशेंट आएगा, ऑपरेट होगा, शाम को घर जा सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल दिस डे। इट्स अ मिनिमल एक्सेस सर्जरी। लैप्रोस्कोपी, जैसे आपने कहा, लैप्रोस्कोपी तरीके से की जाती है और बहुत मिनिमल पेन एंड मिनिमल डिस्कम्फर्ट से पेशेंट शाम को घर भी जा सकता है। ओके। बट इसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं? सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही, आई गेस। डेफिनेटली किसी भी सर्जरी का एक मिनिमल सा साइड इफेक्ट हमेशा रहता है, विच इंक्लूड्स ब्लीडिंग, इन्फेक्शन। बहुत कम पेशेंट्स में लीक्स के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन अब ये देखा गया है कि फॉर द लास्ट like 10 years of our practice, since the techniques have increased way too much, so chances of bleeding, infection and all other things which I just said is 0.01%, Oh, okay. which is very less. एंड इसके बाद कई लोग ये भी बोलते हैं कि यू हैव टू हैव न्यूट्रिएंट्स लाइफ लॉन्ग, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। इज़ इट ट्रू? बैरिट्रिक सर्जरी में जहाँ पे हम बाईपास करेंगे वहाँ पे डेफिनेटली आपको लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। स्लीव सर्जरी में आपको लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। So you mean to say sleeve surgery is better than bypass? Yes and no. स्लीव सर्जरी अगर पेशेंट में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ नहीं है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन नहीं है, देन स्लीव इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें हम कुछ बॉडी में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाना कम कर रहे हैं। सो इट विल गिव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ बाईपास विदाउट द नेसेसिटी ऑफ ईटिंग सप्लीमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट। बाईपास तब ऑप्ट किया जाता है जहाँ पेशेंट में एक्सेसिव वेट है, अनकंट्रोल्ड शुगर चल रही है, अनकंट्रोल्ड बीपी चल रहा है, उन केसेस में बाईपास अ बेटर ऑप्शन। क्या बेरियाट्रिक सर्जरीज बहुत कॉमन है आज के टाइम पे? बैरिट्रिक सर्जरी आजकल इतनी कॉमन है जैसे जितनी गॉल ब्लैडर सर्जरी कॉमन हो गई है। ओके जस्ट बिकॉज ओबेसिटी इतनी कॉमन हो गई है जितना गॉल ब्लैडर स्टोन भी कॉमन नहीं है। ओके। सर एक चीज़ और बताइए कि जो ये बेरियाट्रिक सर्जरी है, क्या ये सिर्फ ओबेसिटी को ठीक करती है कि उसके साथ साथ और भी डिजीज़ेस को ठीक करती है? बैरिट्रिक सर्जरी मेजरली आपकी बॉडी फैट को कम करेगी, अगेन ओबेसिटी को कम करेगी, लेकिन जो भी ओबेसिटी रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, शुगर हो गया, बीपी हो गया, स्ट्रोक हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गई, ये सब को इन सब में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। ये देखा गया कि प्री डायबिटिक पेशेंट्स अगर बैरिट्रिक सर्जरी करवाते हैं तो वो नॉन डायबिटिक बन जाते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की दवाई छूट जाती है, स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नींद की डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी बिल्कुल सही हो जाती है। तो बैरिट्रिक सर्जरी इज़ समथिंग जो इसके बहुत मल्टीपल
बेनिफिट्स हैं। ओके। तो अक्सर हम अपने पेशेंट को समझाते हैं कि बैरिट्रिक सर्जरी को वो लास्ट ऑप्शन ना रखें। बैरिट्रिक सर्जरी शुड बी इफ़ नॉट दी फर्स्ट देन डेफिनेटली वन ऑफ दी फर्स्ट ऑप्शन जो पेशेंट को समझना चाहिए कि rather than trying weight loss and losing time and losing fitness, they should understand the concept with their surgeon and go in for a bariatric surgery as soon as possible if their BMI is more than 35. एंड सर इसकी आइडियली कॉस्ट कितनी पड़ती है बेरियाट्रिक सर्जरी की? बैरिट्रिक सर्जरी आज के समय पे सभी इंश्योरेंसेस कवर करती हैं। जब से ओबेसिटी को हमारी गवर्नमेंट ने एक डिजीज़ डिक्लेयर किया है, बैरिट्रिक सर्जरी is covered as a cashless treatment by almost all health insurances. ओह, ये तो बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आपने बताई है कि पीपल डू नॉट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ कैश। अभी भी बहुत पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस उनकी मोटापे को भी कवर करती है, इसलिए लोग डिले करते रहते हैं। ओके। कि हमने तो पता किया है जी, तो बहुत महंगी सर्जरी है और हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। दे डोंट नो कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है उसे। एंड सर एक और बेरियाट्रिक सर्जरी के अलावा एक आई हैड सीन एन इंटरव्यू योर वीडियो ओनली जिसमें आप बलूनिंग के बारे में बता रहे थे। सो इज दैट ऑल्सो अ गुड ऑप्शन? डिपेंड्स। बलूनिंग एक नॉन सर्जिकल मेथड है वेट लॉस का। इट्स अगेन अ टेम्पररी मेथड ऑफ वेट लॉस बिकॉज सिंस वी आर नॉट चेंजिंग समथिंग परमानेंटली, इट्स अ टेम्पररी मेथड ऑफ वेट लॉस। ये उन लोगों में फ़ायदेमंद है जिनका BMI 30 और 35 के बीच में है। Okay. और जिन लोगों को लगता है कि हमें सर्जरी के लिए हम अभी फिट नहीं हैं और रादर दे आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर सर्जरी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट वो लेना नहीं चाहते, विच आई जस्ट टोल्ड हुआ है विच हैज़ साइड इफेक्ट्स। तो उन लोगों में बलून एक ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बलून से पीपल हैव यूजुअली लॉस्ट फ्रॉम 10 to 15 to 20 kgs ऑफ बॉडी वेट ओवर अ पीरियड ऑफ 16 वीक्स, जितना उसका एक लाइफ स्पैन होता है बलून का, विच इज़ अ गुड वेट लॉस इफ़ यू आर इन दैट ब्रैकेट ऑफ 30-35 BMI। ओके। एंड ये जो बलून है इसको फिर निकलवाने का क्या प्रोसीजर होता है? जो एलूरियन बलून है उसे निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ डिफ्लेटिंग होता है। ओके। अगर हम किसी और बलून की बात करेंगे जो एंडोस्कोपिकली प्लेस किया जाता है, फिर उसको एंडोस्कोपिकली ही रिमूव करना पड़ेगा, विच आई यूजुअली डू नॉट रिकमेंड। ओके। तो आई डू रिकमेंड अ सॉल्युबल बलून विच इज़ सेल्फ डिफ्लेटिंग और खुद निकल जाता है। आपने बोला कि बलूनिंग में 15 to 20 kgs तक लूज हो जाता है एंड किया जा सकता है। बेरियाट्रिक सर्जरी से कितना लूज होता है? बैरिट्रिक सर्जरी से आप यू कैन इवन लूज 100 kgs ऑफ योर बॉडी वेट। सो वी Oh, आर is it? हैविंग पेशेंट्स हु आर 200 kgs and whose ideal weight is like less than 100 kgs. So we can also achieve that weight by a bariatric surgery. We can lose up to 100 kgs with a bariatric surgery. ओके। Obviously over a period of time, not immediately. सो वो पॉसिबल स्लीव से होता है कि बाईपास से होता है? स्लीव से यू कैन लूज अप टू 80% ऑफ योर एक्सेस बॉडी वेट। अगर आपका 100 किलो एक्सेस वेट है, यू कैन लूज 80% ऑफ दैट वेट, दैट इज 80 kgs by on a sleeve. ओके। On a bypass you can lose almost all excess weight. So 100% excess weight आप bypass से लूज कर सकते हैं। बट इसके बाद कई लोग ये भी बोलते हैं, जैसे मेरी कई पेशेंट से बात होती है, सो दे ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन कि हमारा वीकनेस बहुत आ जाएगी अगर हम खा नहीं पाएंगे, तो वीकनेस हमारी आ जाती है। यूजुअली पेशेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए ये पेशेंट आता है 150 kgs का, उसकी डाइट है सुबह 3 रोटी, दिन में 2 रोटी और शाम को थोड़ा चावल। तो वो जितना भी खा रहा है वो खा रहा है 150 kg मेंटेन करने के लिए। ही इज़ नॉट ईटिंग फॉर बिकमिंग 100 kg और लेस देन 100 kgs। तो जितना उसका वेट उस समय करंटली है वो खाना उसी को मेंटेन कर रहा है। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहेंगे तो एनी हाउ खाना तो कम करना ही पड़ेगा आपको। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, ईदर यू ईट लेस और योर बॉडी डज नॉट अब्जॉर्ब इट। ओके। तो यूजुअली वीकनेस नहीं फील होती बिकॉज आपकी बॉडी को उतनी एनर्जी तो मिल ही जाएगी जितनी उसको रिक्वायर्ड है। हाँ, उसे फैट स्टोर करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, विच वी डोंट वांट इट टू डू एनीवेज। सो बेसिकली इट इज द थॉट प्रोसेस कि लोगों को लगता है साइकोलॉजिकल, क्योंकि अब आपको आदत पड़ी है 3 रोटी खाने की, अब आप एक ही खा रहे हो तो मुझे आपको लगेगा मैं तो खा ही कुछ नहीं रहा हूँ, बट दैट डजंट हैपन। रादर उल्टा होता है। आफ्टर लाइक अ मंथ ऑफ सर्जरी पीपल टेल अस दैट वी फील मोर एनर्जेटिक बिकॉज दे आर बिकम लाइटर ऑल्सो। या बट आई थिंक दीज आर द इनिशियल इनहिबिशंस जो लोगों को होती हैं। अक्सर लोगों को ये रहता है कि मैं कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा या खाना नहीं खा पाऊंगी। इसके कितने टाइम के बाद नॉर्मल काम लोग कर सकते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करना चाहें तो? Normal routine तो you can follow after 2 to 3 days of surgery. Okay. If you're having a desk job, you can go back to your desk job after 3rd, 4th day of surgery. As per your question asking about exercise, any abdominal surgery we advise the patient not to go in for gymming or heavy exercise for the next 3 months. Okay. बाकी body weight exercises, running, jogging, hopping, swimming, you can start from 3rd, 4th day onwards. There is no problem with that. ओके। एंड अगर सर कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे फैट डिपोजिशन है, लाइक ओवरऑल द पेशेंट इज लीन,
ज़्यादा फैट नहीं है, बट जैसे प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है कि टमी एरिया में फैट ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए भी लाइपोसक्शन, उसके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ एन ऑप्शन और लाइपोसक्शन इज़ एन ऑप्शन? If the fat deposition is only in one particular, जैसे आपने tummy में, in that case bariatric surgery will not be a better option. In that case, a localized fat reduction process like a liposuction will be a much better option. And Or a tummy tuck, if that is the concern. and liposuction से कितना does it help in weight loss also, or is it a body recontouring surgery? Liposuction basically weight loss method में count नहीं होता. Liposuction is basically a body reshaping technique. Okay. You take out fat from one body part, you can put it in some other body part, or you can remove it completely. So yes, एक minor सा weight loss रहता है. Let's say maximum of 10 kgs can be reduced. Okay. Maximum. Okay. But still, I will not consider it as a weight loss method. It is only a body reshaping or a contouring method. Okay. And liposuction and आपने जैसे tummy tuck बोला, is it the same thing? Liposuction is part of tummy tuck. Okay. लाइपोसक्शन में हम सिर्फ फैट निकाल रहे हैं. टमी टक है जहाँ पे लूज स्किन को भी हम टाइट कर रहे हैं. सर एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आया है, ये जो सर्जरी है बेसिकली कितनी देर की सर्जरी होती है? सर्जरी यूजुअली लास्ट फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1 आवर. ओके, सो इतना सिंपल प्रोसीजर है क्या ये? आई मीन आई थिंक अ गॉल ब्लैडर रिमूवर ऑल्सो टेक्स अराउंड हाफ एन आवर. Usually public feels that a bariatric surgery is very lengthy or a risky surgery, but it is not the case. A bariatric surgery is as simple as a gallbladder stone surgery. ओके. Yes. एंड इसके जैसे आपने बताया कि इसमें 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, सो इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम जो आई मीन फेस करते हैं पेशेंट्स, कुछ ऐसा है? 99.9% patients usually go back home the very next day. ओके. Some people who are apprehensive about the pain, or some people have thought process कि मैं घर में कोई मैं देखने वाला नहीं है, they stay in the hospital for 2 days, but eventually they also go back on the 3rd day. So you can go back home driving yourself. There is no issue with that. ओके. एंड इसके बाद कोई स्पेशल डाइट वगैरह फॉलो करनी पड़ती है कि नॉर्मल डाइट? किसी भी बैरिट्रिक सर्जरी के बाद एक स्पेशल डाइट तो नहीं कहेंगे, बट येस अ पैटर्न ऑफ डाइट इज टू बी फॉलोड. उसमें फर्स्ट फ्यू डेज लिक्विड्स रहता है, एंड इवेंचुअली लाइक इन लाइक 10-15 डेज वी स्विच यू बैक टू नॉर्मल डाइट. ओके. ऑब्वियसली वो पोर्शन साइज कम हो जाएगा, सिंस बैरिट्रिक सर्जरी इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग योर पोर्शन साइज, तो थोड़ा वो मात्रा घट जाती है. सो बेसिकली अर्ली सेटाइटी आ जाती है पेशेंट को, मतलब एज इन कि उनको भूख आप सही बोल रहे हैं, जल्दी पेट भर जाता है. सिंस पेट छोटा हो गया है तो जल्दी पेट भर जाएगा. सर लेट्स अज्यूम जैसे कि मुझे सर्जरी करानी है, सो Okay. पहले मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, एंड ड्यूरिंग सर्जरी व्हाट शुड आई एंटिसिपेट, Okay. एंड मोर ओवर पोस्ट सर्जरी क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? सो कैन यू प्लीज गाइड अस ऑन दैट? ओके, सो जब भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बैरिट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी सर्जरी से पहले एक प्री ऑपरेटिव तैयारी की जाती है. तो पहले आपको अपने सर्जन से मिलना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि मैं ये प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ. हम एक कहते हैं लिवर श्रिंकेज डाइट. जो भी आदमी ओबीस है उसका लिवर भी बढ़ा हुआ है पेट के अंदर, तो टू मेक सर्जरी ईजी फॉर अस एंड टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस हमें एक लिवर श्रिंकेज डाइट देनी पड़ती है एटलीस्ट फॉर 7 days बिफोर सर्जरी. ओके. उस डाइट का मेन मकसद होता है कि आपके लिवर के फैट को कम कर देना. जब फैट कम हो जाएगा तो लिवर की फ्लॉपीनेस कम हो जाएगी. ठीक है. 7 days आप हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट खाएंगे, जिससे कि आपके लिवर में जो स्टोर्ड फैट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. देन कम्स द डे ऑफ सर्जरी. आप डे ऑफ सर्जरी पे सुबह आएंगे खाली पेट. एटलीस्ट 8 घंटे पहले आप खाना पीना बंद कर देंगे. आप खाली पेट हॉस्पिटल आएंगे. कुछ आपके हम टेस्ट करेंगे फिटनेस देखने के लिए. दोज टेस्ट इंक्लूड्स हार्ट टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड लंग टेस्ट. वंस वी डिसाइड यू आर फिट फॉर सर्जरी, वील टेक यू अप फॉर सर्जरी. अगेन एज आई टोल्ड यू कि वो आधा घंटा पौना घंटे की सर्जरी होती है, मैक्स टू मैक्स 1 hour. दैट सर्जरी इज़ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक तरीके से की जाती है. आफ्टर सर्जरी यू विल बी अवेक. जब आप बाहर आएंगे तो आप होश में होंगे. 2 घंटे के अंदर हम आपको चलाना शुरू कर देंगे, एंड विद इन 6 to 8 hours हम आपको खाना खाना शुरू कर देंगे. पोस्ट ऑपरेटिवली जो आपके स्टिचेज होते हैं, वी यूजुअली यूज़ कॉस्मेटिक सुचर्स. ओके. जो स्किन के अंदर ही लगता है, तो उसका निशान बाहर नहीं आता.
सो मतलब कॉस्मेटिकली ऑल्सो अगर हम देखें Yes, तो so इट if you इज really want to wear short dresses tomorrow or sari, then those incision marks will not be visible. ओके जब भी हम आपको डाइट शुरू करेंगे 8 आवर्स के बाद 6 आवर्स के बाद, तो इट इज यूजुअली लिक्विड डाइट. और तो वो लिक्विड डाइट कितने दिन तक चलती है? in sleeve that liquid diets last for 10 days. In a bypass it lasts for 7 days. ओके Bypass में we can switch you back to solids in like 7 days. In sleeve it usually takes 10 to 15 days. ओके सर आपने एक टर्म यूज़ किया था लैप्रोस्कोपिकली की जाती है ये सर्जरी. जी. सो बेसिकली आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? लैप्रोस्कोपिकली बेसिकली मीन्स पेट के अंदर सर्जरी करना छोटे छोटे पोर्ट से. ओके तो यूजुअली वो पोर्ट साइज 1 सेंटीमीटर का रहता है. बैरेट्रिक सर्जरी 3 पोर्ट से की जाती है, जिसमें एक पोर्ट नाभि के अंदर लगता है जहाँ से कैमरा जाएगा, और बाकी 2 पोर्ट साइड में आएंगे जहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट से वो सर्जरी करते हैं. तो जब वो फाइनली सर्जरी हो जाती है तो एक जो पोर्ट नाभि के अंदर था वो तो ऐसे ही विजिबल नहीं रहेगा, और साइड के पोर्ट्स में हम कॉस्मेटिक सूचर्स यूज़ करते हैं. ओके सो बेसिकली 2-3 टांकों में हो जाता है सब कुछ. हाँ जी, ओके बिल्कुल. टेक होम मैसेज फॉर द ऑडियंस. यस, सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए कि ओबेसिटी या मोटापा कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ डिज़ीज़ जो बाकी और बीमारियों को भी न्योता देती है. एंड जब आप ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं तो आप उसके लिए कमिटेड रहें, और बैरेट्रिक सर्जरी को लास्ट ऑप्शन ना रखें. अगर आपका BMI 35 से ऊपर है, देन डेफिनेटली बैरेट्रिक सर्जरी इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑप्शंस, जिससे कि आप समय रहते अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन पा सकें. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेव अस, एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा रिगार्डिंग ओबेसिटी एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, एंड नाउ दे विल चूज़ देयर हेल्थ फर्स्ट. थैंक यू. थैंक यू.